नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। पूरे देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने की महाशुरुआत हो चुकी है। अमित शाह ने सीधा संदेश दिया है कि अब सॉफ्ट स्टेट वाली नीति नहीं चलेगी। इसके लिए तमाम निर्देश जारी हो रहे हैं, लेकिन खलबली भी मची हुई है। आखिर क्या है वो गुप्त प्लान जिसे अभेद कहा जा रहा है? दूसरे, क्या बंगाल में टीएमसी का विसर्जन शुरू हो गया है? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं जाने-माने लेखक और राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता जी। शांतनु जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी, नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी। शांतनु जी, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। अगेन वेरी वार्म वेलकम। धन्यवाद। शांतनु जी, अमित शाह ने हाल ही में जो कड़ा रुख अपनाया है, विशेषकर अतिक्रमण और घुसपैठ को लेकर के, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये 2029 की तैयारी है या देश की सुरक्षा का कोई तात्कालिक बड़ा संकट दिखाई दे रहा है? देखिए भारत के इतिहास में अगर सरदार पटेल के बाद किसी सशक्त होम मिनिस्टर, गृह मंत्री की बात होगी इतिहास में तो गृह मंत्री अमित शाह की होगी। जिस तरह से उन्होंने तारीख बताकर देश को नक्सल मुक्त करा, जिस तरह से उन्होंने कश्मीर में बड़ी युक्ति से 370 की धारा हटाई, जिस तरह सीएए, एसआईआर, ट्रिपल तलाक, जितनी भी बातें हुई और उनके जो भाषण, जिस तरह से तर्क से वो बात करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपनी पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह से रणनीति रची, आई थिंक वो अभूतपूर्व है किसी भी राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के लिए। जो भी राजनीति पे कमेंट्री करता है उसके लिए वो अभूतपूर्व है। देखिए ये जो घुसपैठियों वाली बात है कोई नई नहीं है। इस पे जब से अमित शाह शुरू से आए हैं उन्होंने कई तरह से, क्योंकि जहां-जहां से बाउंड्री है हमारी, जहां-जहां से हमारी सीमा है, वहां-वहां से दिक्कतें हैं। तो चाहे अगर आपको कुछ कई बार न्यूज़ हमारे ध्यान में नहीं आती है। अगर आपको याद हो तो करीब मेरे ख्याल से 3 या 4 साल पहले हो गए, जहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कितनी सीमा तक, कितने किलोमीटर तक उसका दायरा रहेगा वो बढ़ाया गया। तो पहले मान लिया वो 10 किलोमीटर तक देख पाती थी, वो 50 किलोमीटर तक देख पाती है, जिससे आपके सारे बॉर्डर के गांव सुरक्षित हो सके, बॉर्डर में जो घुसपैठिया होते हैं उनसे निजात पाई जा सके। फिर हमारे जितने भी पोरस बॉर्डर थे, पोरस बॉर्डर मतलब जिन पे फिजिकल फेंसिंग नहीं हो रखी होती है, उस पे किस तरह से उस पे डबल लेयर की फेंसिंग करी जाए। अब फेंसिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जमीन चाहिए होती है, क्योंकि आप किसी जमीन पे करनी पड़ेगी, किसी के पास होगी वो जमीन। तो जहां जहां पे जमीन आर्मी के पास थी, रेलवे के पास थी, वो लोग अधिकृत कर पाए, लेकिन जहां पे नहीं थी वहां उनको स्टेट गवर्नमेंट को बोलना पड़ा। स्टेट गवर्नमेंट को बोलना पड़ा, तो जहां उनकी सरकारें थी, असम में आसानी से हो गया, पंजाब और वेस्ट बंगाल में लगातार दिक्कतें आई। फिर अब तीसरी बात है उनको चिन्हित करना है, कौन अपना है कौन नहीं है। तो उसके लिए पहले एनआरसी की बात हुई, अभी तो केवल एनआरसी की बात से आपने देखा लोग कैसे तिलमिला गए। एसआईआर एक तरह से उसकी एक तरह का स्टेप 1 है, जिसके दो फायदे हैं। एसआईआर का एक तो है कि आपकी वोटर लिस्ट क्लीन हो जाती है, और दूसरा उसका ये स्टेप भी, ये भी पता लग जाता है अगर वोटर नहीं है तो वो आदमी है कौन, फिर वो भारत में रह क्यों रहा है वो। वेरी और ऑब्वियस। ये समस्या ऐसा नहीं है कि और से पहले किसी ने चिन्हित नहीं करी। इंदिरा गांधी ने अपने बड़े इंटरव्यू में कहा है कि इतने लोग आ गए मुझे पता है। राजीव गांधी ने माना है, उस पर कई रिकॉर्ड करे हैं। ममता बनर्जी ने 2005 में कागज हिला हिला के संसद में कहा है कि घुसपैठी आ चुके हैं, वो वोटर लिस्ट में आ चुके हैं, और जब उनको बोलने का समय नहीं मिला उन्होंने वो कागज अध्यक्ष की चेयर पे फेंक दिए। तो लेकिन जी। हाँ, जैसे ही ये लोग सत्ता इनको लगा रही, नहीं घुसपैठिए तो बड़े काम के हैं, ये तो वोटर हैं, इनको तो वोटर दे दो, मेरा तो वोटर बेस बढ़ जाएगा, मैं तो चुनाव जीतती जाऊंगी, मैं तो मुख्यमंत्री बनी रह सकती हूँ। तो ये जो अब खासकर बंगाल में जब सरकार बन गई है, और जो सबसे बड़ा पोरस बॉर्डर था हमारा बंगाल के साथ, करीब बंगाल और वेस्ट बंगाल का, बांग्लादेश का 2000 से ज्यादा किलोमीटर का बॉर्डर है। तो वो पोरस बॉर्डर था। कई यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए, वहां चल के वीडियो बनाए कि ये पैर बांग्लादेश में, ये पैर वेस्ट बंगाल में। तो अब जो जो पोरस बॉर्डर होगा, यहाँ पे चिन्हित होंगे, एसआईआर जैसी प्रक्रिया होंगी, पूरे देश में एसआईआर हो रहा है। पहले लगा कि एसआईआर, अब तो हर 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 प्रदेश का शेड्यूल आता जाता है। और जिस तरह से एसआईआर के नतीजे निकल रहे हैं, अब तो वीडियो पे आके लोग कह रहे हैं, बाउंड्री पे लोग खड़े हैं, अपना बैग लेके खड़े हैं सरहद पे, और बांग्लादेश वापस लौट रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, पिछली सरकारें हमें समर्थन करती थी, हमें वोटर कार्ड भी दे दिया, अब मेरा कोई दाना पानी नहीं है, वापस जा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से बड़ी मुहिम मनविंदर जी अब शुरू हो चुकी है। सही कह रहे हैं। और देखिए,
जो खबरें आ रही हैं कि डिजिटल सर्विलांस के जरिए उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने फर्जी दस्तावेज और आधार कार्ड बनवाए। लेकिन फिर सोचने की बात ये है कि कितना कारगर होगा ये, क्योंकि ऐसी जानकारियां भी आ रही हैं कि सरकार इसके लिए कानून भी बना सकती है। नहीं, बिल्कुल ठीक। देखिए पिछले 10 साल में 11 साल में जितना डेटा डिजिटाइज़ हुआ है, उससे कोई भी फ्रॉड करना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि आप आधार में कुछ नाम लिखवा लें, पैन में कुछ नाम लिखवा लें, पासपोर्ट में कुछ नाम लिखवा लें, आधार में कुछ नाम लिखवा लें, वो कांग्रेस के ज़माने गए अब। जब 4 डॉक्यूमेंट, 4 नाम या क्योंकि अब बिग डेटा एनालिसिस से, एलएलएम से इन सबको पकड़ना बड़ा आसान होता है, एआई की मदद से इनको पकड़ना बड़ा आसान होता है। तो एक तो टेक्नोलॉजी की मदद और जब ये पकड़े जाएँ तो उसके ऊपर से कानून का आवरण कि जिस किस कानून के तहत इनको चिन्हित किया जा सके। तो एनआरसी जैसी एक्टिविटीज़ उनके लिए डिटेंशन सेंटर जो दूसरी सरकारें हैं उनसे बातचीत जो उनको वापस ले सकें। तो मेरे ख्याल से हर तरह से जिस तरह से नक्सल हमें लगता था नक्सल के साथ तो जीना ही है। हमें 10 साल पहले लगता था नक्सल तो हम निबंध लिखेंगे, कुछ लोग मरते रहेंगे, हम उन पे श्रद्धांजलि देंगे, उन पे दुःख व्यक्त करेंगे और लाइफ मूव्स ऑन। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लाइफ डज़न्ट मूव ऑन। जो बात गलत है वो बात गलत है और नक्सल एक-एक चुन-चुन के जिले चुन-चुन के ब्लॉक चुन-चुन के उसको खत्म करा गया। पहले 150 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में हुआ करते थे। फिर वो 50 में आए, फिर वो 12 में आए, फिर वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट बने और अभी बीती कुछ दिनों पहले पूरा भारत नक्सल मुक्त हो गया है। तो उसी तरह से मेरे ख्याल से मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि विपक्षी भी साथ में आए। देखिए इज़राइल से सीखिए, जब भी देश में संकट आता है उनकी जो रूलिंग पार्टी है, उनकी अपोज़िशन पार्टी बिल्कुल एक स्वर में बोलती है। तो जो ऐसी घुसपैठियों को वोटर मत समझिए। तो जब घुसपैठिए किसी पार्टी के लिए वोटर बन जाएँगे तब वो सरकारों के लिए उनका निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से और जनता भी चिन्हित कर रही है, जनता देख रही है और एक बड़ी मज़े की बात है, देखिए बंगाल इलेक्शन के पहले जब भी मैं चैनलों पे जाता था और घुसपैठ की बात करता था, तो लोग कहते घुसपैठी तो है ही नहीं, भारत में तो कौन-सी घुसपैठी है? आप चिन्हित कराइए, आप दिखाइए कौन घुसपैठी है, कौन घुसपैठी है? रोहिंग्या तो हमारे भाई हैं और अभी चैनल में जाके हाँ, घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हमने इतने निकाले थे, आपने कितने निकाले? तो पूरी डिबेट ही चेंज हो गया। अब अपोज़िशन के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने भी मान लिया है कि घुसपैठिए थे और उनको निकालने की हमें कवायद करनी चाहिए। और देखिए जहाँ से घुसपैठियों को ठेलने की शुरुआत हुई है, आई मीन बंगाल, थोड़ी सी बात वहाँ भी करते हैं। अभिषेक बनर्जी की देखिए पिटाई होती है, कल्याण बनर्जी वो तो मिमिक्री करना ही भूल गए हैं और ममता बनर्जी इनकी इमरजेंसी मीटिंग की तो बड़ी भद पिट गई। 12 विधायक नहीं पहुंचे। हाँ ठीक कह तो रही हूँ, क्या 80 विधायक जी बुलाए गए थे, उसमें कहते हैं 20 भी नंबर बोला है उन्होंने, कहते हैं उसमें केवल 10-12 ही विधायक आए, वो भी जी जिनको जी फ़ोन में जाके गाड़ियाँ दे के बुलाए। कई पार्षद छोड़ चुके हैं, सांसद छोड़ने की फिराक में है, विधायक छोड़ने की फिराक में है। जो उनके स्पोक्समैन हैं, जो उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो चैनलों में आके छोड़ दे रहे हैं। मतलब एक प्रवक्ता ने तो चैनल के बीच में बोल दिया कि मैं टीएमसी में नहीं हूँ, तो टीएमसी का प्रवक्ता पता नहीं लगता है कि अभी टीएमसी का है कि टीएमसी को छोड़ दिया है। देखिए ये जो जी जी पार्टी थी ना मनिंदर जी, ये जी कट मनी पे, सिंडिकेट पे, फाइनेंशियल इंसेंटिव पे टिकी थी। जैसी सरकार गई कट मनी गई, जैसी सरकार गई सिंडिकेट गया, जैसी सरकार गई इंसेंटिव सिस्टम गया। तो जब इंसेंटिव सिस्टम चला गया तो किसी का पार्टी में टिकने का कोई इंसेंटिव ही नहीं बचा। किसी आइडियोलॉजी पे, देशभक्ति पे, प्रदेश भक्ति पे तो सरकारें थी नहीं। ये पार्टियां नहीं थी। तो ये तो था कि भाई तुम्हें ये इलाका दे दिया यहाँ पे टोल करो, तुम्हें ये इलाका दे दिया यहाँ पे सिंडिकेट तुम्हारा, तुम्हें ये इलाका दिया चोरी चकारी तुम करो। अब जब सरकार चली गई, पुलिस आपके हाथ से चली गई, तो मेरा आपकी पार्टी से जुड़ने का कोई इंसेंटिव ही खत्म हो गया। तो टीएमसी का आदमी क्यों रहेगा उसके साथ? और उसे पता है कि अब हमने तो इतने कुकर्म करे हैं। जैसे रिजू दत्ता की बात सुनिए, रिजू दत्ता ने क्या कहा कि जो मैंने अजय पाल के अगेंस्ट में स्टेटमेंट बोला वो स्क्रिप्टेड स्टेटमेंट था, मुझे टीएमसी ने दिया था। टीएमसी का बैनर लगा था, टीएमसी के ऑफिस में लगा था। तो सारे विधायक कह रहे हैं भाई टीएमसी के नाम पर हमने इतना कुकर्म करा, अब तो पुलिस पकड़ेगी, अब तो लोग पीटेंगे। इनको सड़कों सड़कों पे लोग पीट रहे हैं, महिलाएं पीट रही हैं, बड़े नेता नहीं छोटे नेता। कैसे? ये लोग सोच रहे हैं अभी हमारी सरकार चल रही है, अभी उनकी एक टोलेबाजी वाली टीम एक हॉस्पिटल पहुंच गई हफ्ता वसूल करने, वहां की नर्सों और महिलाओं ने पीट के भगा दिया। एक विधायक के घर में एक महिला आई और चाटे मारे 4 और कहा कि मेरा घर खाली करो। मतलब विधायक जैसे लोग दूसरों के घरों में रह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, ध्यान से, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 ऑफिस रिक्लेम करे हैं, जो टीएमसी ने ऐसी जबरन गुंडागर्दी में हत्या कर, मतलब कांग्रेस अपने ऑफिस में फाइनली जा पा रही है अलग-अलग जिलों में। तो ये जब हाल होगा तो उस पार्टी का अब मुझे लगता नहीं कुछ रहेगा। बल्कि अब मेरे ख्याल से लेफ्ट के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपोजिशन बनने की। क्योंकि भाजपा जहां घुस जाती है वहां तो लंबे समय तक वो, क्योंकि शासन अच्छा रहता है तो लोग मंत्रमुग्ध रहते हैं।
तो वो शासन से नहीं जाने वाले, लेकिन अपोजिशन का स्पेस खाली है। तो अपोजिशन का स्पेस मेरे ख्याल से मतलब कांग्रेस के लिए भी खाली है, लेकिन कांग्रेस क्योंकि एक थोड़ी आलसी पार्टी हो चुकी है, अगर वो मेहनत करें उनके लिए भी खाली है। तो कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के लिए अपोजिशन का स्पेस खाली है वेस्ट बंगाल में। हाँ, आपने बिल्कुल कहा, टीएमसी का तो विसर्जन होने आ रहा है। उनके खुद के एमएलए, खुद के एमपी, खुद के प्रवक्ता, खुद के काउंसलर, वो भी उनके साथ बन के रह पाए, उसमें भी संशय है। और इसकी वजह ये भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है ना, ये जो 2-3 हादसे हुए हैं पिटाई के, जैसे आपने बताया कि गली मोहल्लों में भी ये पिट रहे हैं, लेकिन ये 2 बड़े फेस पिटे हैं, इस वजह से भी कोई निकला नहीं मीटिंग में आने हाँ, के लिए, देखिए ये भी वो खबरें आ रही है। ये लोग क्या कह रहे हैं, देखिए ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग थोड़ा विक्टिम कार्ड खेलें, थोड़ा सड़कों पे आएँ, थोड़ा कहें देखो कितना पोस्टपोल वायलेंस हो रहा है हमारे साथ। तो मुझे 3 संभावनाएँ दिखती हैं। एक तो जनता इनसे आक्रोशित है, जनता इनके आक्रोशित है, इनके पार्टी के मेंबर इनसे आक्रोशित हैं, तो वो इनकी पिटाई करेंगे। दूसरा, ये लोग कई जगह स्टेज भी करेंगे, कई बार मॉक भी करेंगे। दिखाएँगे देखो मैं मर गया, देखो मेरे खून निकल गया, देखो ये लग गया। फिर ये हॉस्पिटल जाएँगे, वहाँ पे लाइक इनके सीने में ममता वहाँ ममता का वहाँ इनके सीने में बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वहाँ इनके सीने में दर्द उठेगा, है ना? वो एकदम से चुनाव हारते ही सबके सीने में दर्द शुरू हो जाता है ना? वो हॉस्पिटल जाएँगे। फिर दूसरी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इस बात को नोटिस करिएगा, आपका ज़िम्मेदार चैनल है। ये लोग कहेंगे इतनी बड़ी बीमारी हो गई, विदेश जाना पड़ रहा है। क्योंकि इनको पता है यहाँ पे तो जाँचें शुरू हो जाएँगी। यहाँ पे ईडी की जाँच शुरू हो जाएगी, यहाँ पे सीबीआई की जाँच शुरू हो जाएगी, यहाँ पे पुलिस की जाँच शुरू हो जाएगी। जो उन्होंने 15 साल कुकर्म करे हैं, महिलाओं के साथ चोरी करी है, चिट फंड चलाए हैं, पैसे लूटे हैं, सरकारी पैसा लूटा है, वो कहाँ जाएगा? वो तो कर्मा लौट के वापस आएगा। तो उनकी वो जो कौन है मोहिया मित्रा, वो तो लंदन पहले ही पहुँच चुकी हैं। वो लंदन मेरे ख्याल से पहुंची हुई है वो। कमरे-वमरे बुक करी हैं अपने बड़े नेताओं के लिए, कौन कहाँ रहेगा, जो पैसा जमा करा है उसको देखभाल कर रही हैं उसका। उन्होंने भी अपना लॉगिन जो है संसद में क्वेश्चन पूछने का किसी को भेज दिया था, सुना है। जी, और वो क्वेश्चन भिजवाती थी। वो उन पे भी वो शायद कुछ भी कार्रवाई कर ढंग की हुई सकती नहीं। हैं, हाँ, कुछ तो वो भी कर कुछ भी कर सकती है सकती वो। हैं। तो मेरे ख्याल से ये लोग ड्रामा भी करेंगे, तो इनकी खुद की पिटाई भी होगी, ये लोग ड्रामा भी करेंगे और विदेश भी जाने की कोशिश करेंगे, जिससे ये लोग यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के हाथ से बच सकें। एंड आपकी जानकारी में होगा कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी ने तो अपील की हुई है ना कोर्ट में कि उन्हें विदेश जाने की परमिशन दी जाए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब ये तो अगला मौका ढूँढेंगे। तो इसीलिए भी टीएमसी का विघटन होना बड़ा अनिवार्य दिख रहा है, क्योंकि उसमें कोई मतलब उनका कोई उत्तरदायी भी नहीं है। क्योंकि ममता जी तो अब वो उनकी सेहत भी खराब होनी शुरू हो जाएगी और उनका जो नवे-नवेले उनके भांजे थे, अभिषेक बनर्जी, जो बोनट पे खड़े होके बोलते थे, दिल्ली से किसका जी, बाप बचाने आएगा, वो याद है? वो स्वर याद है? कि बिल्कुल। दिल्ली से किसका बाप बचाने आएगा, ये एक एमपी के स्वर थे। और अब मैं उनकी पार्लियामेंट में अटेंडेंस चेक कर रहा था, है ना? वो एमपी हैं, 32 टिकट मिलते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दिल्ली आने के, दिल्ली में बड़ा बंगला मिलता है, 15%, 16%, किसी-किसी सदन में 20%, 18%। वो दिल्ली में होते थे तो सदन में नहीं जाते थे। तो इनकी मतलब कोई इनकी पार्लियामेंट में यूटिलिटी भी नहीं थी। ये तो बस अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए एक तरह से सांसद बनते थे। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पार्टी का विसर्जन होगा बिल्कुल और हर तरह की ड्रामेबाज़ी आपको दिखेगी और ये लोग विदेश भागने की पहला प्रयास जो विदेश भागने का होगा वो करेंगे। विदेश भागने के लिए ही हमें लगता है ये जो पूरा ड्रामा हुआ है, क्योंकि शांतनु जी, जो लोग पकड़े गए हैं 5 लोग, वो तो टीएमसी के ही निकले। बिल्कुल। हाँ, नहीं बिल्कुल, मतलब ये स्टेज होगा। देखिए मैं कह रहा हूँ इस समय ना हम लोगों के लिए भी एनालाइज़ करना मुश्किल होगा। कुछ आक्रोश भी होगा, कुछ पार्टी के लोग खुद पीटेंगे, कुछ ये खुद पिटवाएँगे। पूरी हेलमेट-वेलमेट की पूरी तैयारी के साथ जाएँगे कि कहीं सच में ना चोट लग जाए, क्योंकि चोट तो नहीं लगवानी है, वो तो केवल ड्रामा करना है। आपको पता है, जब ये अपोलो पहुँचे तो ममता बनर्जी पहले पहुँच गईं और सारे जी, टेस्ट हुए, कुछ निकला नहीं, तो वहाँ पे दबाव डाला गया कि इनको इनको एडमिट किया जाए। उन्होंने कहा नहीं, कुछ है जी, ही जी। नहीं, कुछ हुआ ही नहीं आपको। तो उन्होंने कहा यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, टेस्ट करे गए, यहाँ का टेस्ट हुआ, वहाँ का टेस्ट हुआ, कुछ निकला ही नहीं वहाँ पे। तो ये जी, एडमिट जी। होने के लिए भी दबाव डाल रहे हैं और जब एडमिट नहीं हुआ तो बाद में फिर वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। देखिए ऊपर से फ़ोन आ गया, हमें तो हॉस्पिटल तक नहीं मिल रहा है एडमिट होने के लिए। मतलब जी, ये बिल्कुल केजरीवाल ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है ना, जो केजरीवाल याद है, यहाँ पे ईंट फड़वा ली, यहाँ पे 4 थप्पड़ जी। पड़वा लिए, कभी चप्पल खा ली, कभी जूते खा लिए और फिर रोने लगे, फिर विक्टिम कार्ड खेले, देखो जी मैं तो अच्छा जी हूँ, मैं तो ईमानदार हूँ जी। तो वो अब जी। आपको केजरीवाल ब्रांड ऑफ विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स भी देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये हॉस्पिटल की पर्ची है जो उन्होंने दी कि इनको कोई इंजरी नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम इंजरी नहीं नहीं है। है। बिल्कुल, कोई इंजरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बोला जी। इंटरनल इंजरी है, तो हॉस्पिटल ने कहा सारे स्कैनिंग हो चुकी है, कोई इंटरनल इंजरी भी नहीं है। एंड शांतनु जी, आपने जी।
यूपी में अच्छा खासा बदलाव देखा है जी। और आपने बुलडोजर मॉडल देखा, दबोंग खू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, इसमें आपने ज़िक्र भी किया है। जी। आई मीन बंगाल में हम बदलाव देख रहे हैं। आपको हुँ, लगता है कि हम पंजाब में भी ऐसा बदलाव देखेंगे? क्योंकि अब बात हो रही है सीमाएँ सिक्योर करने की। जी। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारे बॉर्डर स्टेट होते हैं, जिनके साथ बॉर्डर लगा होता है, वो स्टेट और स्टेट से और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, हर दृष्टि से। अगर आपको धुरंधर 2 मूवी का फर्स्ट सीन याद हो, धुरंधर 2 मूवी का फर्स्ट सीन क्या है? अतीक अहमद के पास पंजाब से 2 लड़के आते हैं। अतीक अहमद उनको असला और उनको ड्रग्स सप्लाई करता है और पंजाब वापस चले जाते हैं। और जो हमारे आईबी के लोग हैं, हमारे रॉ के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कभी तो कोई अच्छी सरकार आए तो मैं भारत में तो फिर भी पकड़े कर पा रहा हूँ, लेकिन जो नेपाल रूट से जो ड्रग्स आ रही है, जो असला आ रहा है, उसको नहीं रोक पा रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि सरकारें वैसी थी। कौन-सी सरकारों पे वो इशारा है? वो मुलायम सिंह की सरकारों पे, वो अखिलेश यादव की सरकारों पे है। आपको याद है अखिलेश यादव ने जो अयोध्या में बम ब्लास्ट हुए, जो काशी में बम ब्लास्ट हुए, उनके जो मुजरिम थे, उनसे कोर्ट से अपील करें इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो मेरा वोट बैंक है। कोर्ट ने कहा कि आपकी चलेगी, आप कौन होते हैं छोड़ने वाले? आपकी चलेगी तो आप उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण देंगे। और फिर वो छोड़ नहीं पाए और बाद में जब उनको सजाएँ हुई, तो उनको फांसी और उम्र कैद की सजाएँ हुई। तो उस तरह की सरकारें उत्तर प्रदेश में थी। वेस्ट बंगाल में हमने देखा ही, जिसके लिए बांग्लादेशी वोटर हुआ करता था, सीमाओं में फेंसिंग करने के लिए वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लैंड नहीं देते थे। इसी तरह से तीसरा जो सेंसिटिव प्रदेश है पंजाब, और उसमें भी रिस्पॉन्सिबल सरकारें नहीं रही। पहले कांग्रेस की सरकारें रहीं और उसके बाद आम आदमी पार्टी आ गई, जो बिल्कुल खुले सामने से खालिस्तानी सपोर्टर है। वो उनकी तो लगता है फंडिंग भी वहीं से आती है, इनके 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 दौरे भी लंदन, कनाडा, अमेरिका ऐसी जगहों में होते हैं। तो वहाँ पे एक राष्ट्रवादी सरकार जो राष्ट्र के लिए सोचे, प्रदेश के लिए सोचे, उसकी बहुत ज़रूरत है। ऐसा लगता तो है कि भाजपा फ्रंट फुट पे आई है वहाँ पे। उन्होंने नया अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, बाहर की पार्टी से भी लोग आ रहे हैं। तो मैंने कहा अगले साल यूपी चुनाव के साथ-साथ जो पंजाब के चुनाव हैं, उस पे भी नज़रें गड़ी रहेंगी। भाजपा के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि भाजपा ने के लिए पंजाब पे जो उनकी सत्ता भी होती थी, वो श्रोमणी अकाली दल के साथ हुआ करती थी। किसान आंदोलन के साथ वो गठबंधन एक तरह से टूट गया। वो गठबंधन दोबारा काबिज होगा कि भाजपा अकेले लड़ेगी, वो क्या रोल प्ले कर पाएगी, वो हमें वॉच करना होगा। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट, आपने ठीक कहा, जो केवल प्रदेश की दृष्टि से तो है ही, क्योंकि प्रदेश आपको पता है उसका अगर आप बजट देखें तो कंगाल है। उसमें ड्रग्स का इस्तेमाल है, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, सब लूट-लूट के बाहर आ गई। एक कॉमेडियन को आपने वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना रखा है। तो पंजाब को एक सशक्त मुख्यमंत्री की, सशक्त सरकार की ज़रूरत है। और वो देखना होगा अगले 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 जो वर्ष के चुनाव हैं, 2027 के जो पंजाब विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें पंजाब की जनता कैसे चुनती है। एंड शांतनु जी, हम हमेशा ड्रग्स की बात करते हैं, वेपन्स की बात करते हैं कि सीमा पार से आ रहे हैं, लेकिन कन्वर्जन ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है और ये बहुत ही मतलब अंदर से पंजाब को खोखला कर रहा है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ड्रग्स के साथ-साथ वो कन्वर्जन जो है, वो खोखला कर रहा है, और आई खबरें मीन तो उसके ऐसी भी लिए आती हैं। फंडिंग जो है वो सीमा पार से ही आ रही है ना। बिल्कुल, सीमा पार से आती है, और ये ऐसी जगहों को पकड़ते भी हैं जो बॉर्डर स्टेट हैं। क्यों नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन हुआ? क्योंकि उनके लिए वो एक सेफ हेवन बन जाता है। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, उसको ड्रग्स से उनके युवाओं को खोखला कर दो, और उसके बाद वो उनको उनको जब वो बीमार हो जाएँ, जब वहाँ शिक्षा ना पहुँचे, जब वहाँ बेरोज़गारी हो, तो वहाँ पे कुछ एक हॉस्पिटल खोल के, एक स्कूल खोल के, वहाँ पे एक तरह से उनको लुभाओ भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। और मतलब बड़ा दुःख होता है, बड़ा अचरज भी होता है कि पगड़ी पहन के कोई व्यक्ति क्रिश्चियन कैसे हो सकता है? मतलब पगड़ी जो जो 5 एलिमेंट है, जो हाँ, 5 एलिमेंट है सिख होने के, उसमें एक एलिमेंट पगड़ी है। आप पग पहन के होला-लुआ कर रहे हैं वहाँ पे। तो बल्कि कहा जाता था जो कांग्रेस के जो अंतिम मुख्यमंत्री थे चन्नी जी, वो भी क्रिश्चियन है, वो भी क्रिप्टो क्रिश्चियन है। तो वहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी का जो एक तरह से प्रकोप मैं कहूँगा, उस पे भी जो बाहर की फंडिंग आती है, जो इंटरनल लोग हैं, जो इंटरनल वहाँ पे मिशनरीज़ हैं, जो लोगों को लुभा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उस पे भी मेरे ख़्याल से कमान कसने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा कि बॉर्डर स्टेट में ये जो विदेशी ताकतें ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि बॉर्डर स्टेट में उनको वो भारत को खोखला करने की कोशिश करती हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जब अमित शाह जैसे लोग होम मिनिस्टर हों, तो ऐसी गतिविधियाँ लंबी चल पाएँगी।
एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मेरे दिमाग में आ रही है, अब ये जो सीमाओं को सुरक्षित करने का जिम्मा है, ये नॉर्मली डीएम्स को दिया गया है, ट्रू सीएम्स, राइट। अब जहाँ के डीएम को डीएम आकर के विभव कुमार जैसे बंदे को सल्यूट करता हो, वहाँ क्या ये संभव होगा कि कुछ काम बनेगा? नहीं, ठीक कह रही हैं, मेरे ख्याल से इसमें भी इसीलिए इसीलिए राष्ट्रवादी सरकारों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और हमने देखा, आई थिंक बंगाल उदाहरण है, उत्तर प्रदेश उदाहरण है। बंगाल में तो देखा हमने कि जैसे ही सरकार बनी शुभेंदु अधिकारी की, जी। उन्होंने उसी हफ्ते में अगले दिन उनके जो पहले कुछ निर्णय थे, उसमें निर्णय था बीएसएफ को ज़मीन देना। जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तो जब योगी आदित्यनाथ ने एक स्कैनिंग करी माफियाओं की, उसमें जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं, और वो क्योंकि योगी आदित्यनाथ को इसकी और जानकारी थी, वो भी गोरखपुर से नेपाल बॉर्डर बहुत पास है। उन्होंने देखा कि जो गोरखपुर है, जो कुशीनगर है, जो बलिया है, जो देवरिया है, जो सीमावर्ती जिले हैं, उनमें अलग से उन्होंने पुलिसिंग करवाई। और किस तरह से जो नेपाल का रूट उत्तर प्रदेश के लिए पोरस हुआ करता था, अखिलेश यादव के समय, मुलायम सिंह यादव के समय, एक रूट हुआ करता था, बड़ा सेफ रूट हुआ करता था। फेक करेंसी घुसाने के लिए, ड्रग्स घुसाने के लिए, असला घुसाने के लिए उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत में वो रूट बंद हो गया। तो एक सशक्त मुख्यमंत्री की इसलिए जरूरत होती है, क्योंकि डीएम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डीएम का रोल केवल आंतरिक जिले को चलाना नहीं होता है, और बहुत सारे उसके जो इंटरनेशनल रोल होते हैं वो भी होते हैं। और अगर सरकारें कॉम्प्रोमाइज हों, जो कांग्रेस की सरकारें रहीं, जो आम आदमी की पार्टी की सरकारें रहीं, तो डीएम को, आईएएस ऑफिसर को उनके प्रभाव में ही काम करना पड़ेगा। मैंने विभव कुमार का नाम इसीलिए लिया था क्योंकि पूरी पार्टी इनकी करप्ट है, और इस समय काबिज है। आपको भी मालूम है कि पंजाब में और क्या क्या चल रहा है। और ऑब्वियसली ये जो मुद्दा है, आपने जिक्र किया था अभी कि बहुत सारे देशों में जब ऐसी बातें होती हैं तो विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, लेकिन हमारा विपक्ष कुछ दूसरे टाइप का है ना। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब 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 समस्या देश की हो, सीमाओं की हो, तब मेरे ख्याल से तब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इससे पता लगता है कि हमारा विपक्ष कितना कॉम्प्रोमाइज़ होता जा रहा है। और राहुल गांधी सदन में हर बार जो मुद्दे उठाते हैं, वो बड़े विदेशी होते हैं। वो बड़े जो विदेशी ताकतें हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब अदानी जो आपके लोकल एंटरप्रेन्योर हैं, बड़े एंटरप्रेन्योर पे, उसपे विदेशी ताकतें एक झूठी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट चलाती हैं, और उसको उठाते कौन है? उसको मार्केटिंग कौन करते हैं उसकी? उसकी मार्केटिंग करते हैं राहुल गांधी। राफेल जो हमने बिल्कुल एक शुचिता से खरीदा, हम एक अच्छा हथियार खरीदना चाहते थे। बहुत सारी ताकतें लगी थी कि भारत अच्छा हथियार ना खरीद पाए। उसके लिए विदेशी सपोर्टिंग कौन करते हैं? राहुल गांधी। कभी कहते हैं कि मेरे फ़ोन हैक हो गया, पेगासस आ गया, कभी कहते हैं कि वोट चोरी हो गई, और उनका मुद्दा भी गायब हो जाता है। मज़े की बात है कि जैसे ही संसद का दूसरा सत्र आता है, वो मुद्दा वो भूल जाते हैं। ना तो उस मुद्दे पे रैली करते हैं, तो मतलब वो टॉपिक टू टॉपिक मूव करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनको कुछ 4 टॉपिक का पैसा मिला है, 4 टॉपिक की फिरौती मिली है, उस टॉपिक पे वो मुद्दा उठाते हैं, 4 क्वेश्चन पूछते हैं, फिर विदेश घूम के आते हैं, फिर एक नया टॉपिक ले आते हैं। अभी देखिए फिर सत्र आ रहा है जुलाई में, फिर एक नया मुद्दा लेके आ जाएँगे, और उस मुद्दे पे टिकेंगे नहीं, उसको परस्यू नहीं करेंगे ना। उसको कभी-कभी एक आध बार वो कोर्ट पे भी लेके गए। वो कोर्ट में लेके जाते हैं तो कोर्ट में मुंह की खानी पड़ती है। राफेल में उनको दो बार लिखित माफी मांगनी पड़ी। तो ये इस तरह का जो विपक्ष है बहुत कॉम्प्रोमाइज है। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं जनता को भी बताना चाहूंगा कि देखिए अपने विपक्ष को। जब आप, कुछ लोग तो वोट दे रहे हैं, आज भी 17-18-20% वोट है कांग्रेस के पास, आज भी उसने सरकार बनानी केरला में। देखिए कि ये आपके देश के है भी सगे कि नहीं, और उसके बाद अपनी 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 जो उंगली है वो ईवीएम पे दबाइए। एंड ममता बनर्जी 2 जून को कोई धरना प्रदर्शन करने जा रही हैं। इनको परमिशन भी लेनी होगी ना। और धरना किस लिए करने जा रही है, प्रदर्शन किस लिए करने जा रही है? वो तो उनको नहीं, उन्होंने तो अपनी सरकार में जब आरजीकर का केस हुआ उन्होंने धरना कर दिया, उन्होंने उसी पे जुलूस निकाल दिया लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए। मतलब आपने एक बॉचअप इंक्वायरी करी, आपने अपने व्यक्ति को बचाने की कोशिश करी, चाहे वो संदेश खाली हो, चाहे वो आरजीकर केस हो। अब आरजीकर की जो माँ है उस व्यक्ति की, वो विधायक बन चुकी हैं, तो अब उनको ये नहीं पता मुद्दा क्या, बस वो सड़कों पे आ जाएंगे और कुछ कुछ बोल देंगे। लेकिन सड़कों पे आने के लिए पहले तो परमिशन चाहिए। चलो परमिशन में भी जाएंगे, लोग चाहिए। आपके तो विधायक ही आपसे मीटिंग करने नहीं आ रहे हैं, आपके सांसद छोड़ रहे हैं, आपके स्पोक्समैन आपको छोड़ रहे हैं, आपके कॉर्पोरेटर्स आपको छोड़ रहे हैं। जनता आपके आक्रोश पे बढ़ी है। और पहली बार आपने आपने अभिषेक बनर्जी का ट्वीट देखा? अभिषेक बनर्जी ने
राहुल गांधी को थैंक्स का ट्वीट किया हमारे साथ खड़े होने के लिए। लेकिन मैंने कहा खड़े कौन, वो तो साथ में कभी खड़े ही नहीं हुए। इंडी गठबंधन तो बंगाल में कभी इंडी गठबंधन रहा ही नहीं। कांग्रेस ने हर सीट पे चुनाव अकेले लड़ा, कांग्रेस ने पूरी भर भर के पानी पी के गाली दी। अधीर रंजन चौधरी ने पी के गाली दी टीएमसी को, पानी पी के गाली दी ममता बनर्जी को। और फेज 2 इलेक्शन में सुबह 11 बजे राहुल गांधी ने वीडियो बनाया कार में बैठ के कि भाजपा जो सत्ता में आने जा रही है वो ममता बनर्जी के करप्शन के कारण आ रही है। तो लेकिन क्योंकि अब उनके साथ कोई नहीं खड़ा है तो अभिषेक बनर्जी थैंक्स लिख रहे हैं कि कोई तो मेरे साथ हो। और सबसे ज्यादा इस भाजपा की जीत में मनी मन खुश कौन है? राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी की लाइफ में एम कोई बहुत बड़ा नहीं है, उनको प्रधानमंत्री मंत्री तो कहने की बात है, उनको है कि मैं कांग्रेस में जस्टिफाइड रहूं, मैं इंडी गठबंधन में जस्टिफाइड रहूं, तो ममता हारेंगी तो मैं मेरा कद बड़ा हो गया। वो इसी छोटी मोटी रेस में ही खुश है कि मेरा कद थोड़ा ममता से बड़ा हो गया, नहीं तो वो इंडी गठबंधन का कमान उनके पास चली जाती, वो चुनाव जीत जाती। तो मैं इंडी गठबंधन में बड़ा आदमी हूँ, बस इसीलिए खुश है वो। तो सबसे ज्यादा मनी मन राहुल गांधी खुश है ममता की हार से। तो साथ में नहीं खड़े तो मतलब हाँ, तो आपने ठीक कहा, वो धरना देने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उनको परमिशन मिल जाए तो ठीक है, लेकिन उनको परमिशन के बाद 4 आदमी खड़ा नहीं होगा उनके साथ। शांतनु जी, आपने बहुत सही कहा कि ये केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य को सुरक्षित करने की भी एक बहुत बड़ी मुहिम है। एंड अमित शाह ने बहुत स्मार्टली इसमें, अब उन्हें पता है कि विपक्ष मुद्दा बनाएगा, तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का कवर दे करके सबकी बोलती भी बंद कर दी है। आपने शांतनु जी मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और एक बेहतरीन जानकारी प्रस्तुत की मेरे दर्शकों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय